हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी में चार चांद लगाने आ गया है वेदांतु पंजाब का चैनल आपके लिए बोर्ड्स के वन शॉट्स लेके। सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कवर किया था, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और एक सेपरेट था जिसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। इसी तरह आज हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जा रहे हैं जिसमें वेक्टर एंड 3D कवर करेंगे। ठीक है। नाम है मेरा विवेक डियर, मिटा दूंगा मैथ्स के सारे फियर। ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि ये लेक्चर्स आप देख रहे हो, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी तरह से आपके दूसरे फ्रेंड्स जो आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मेरा यार ये चैप्टर वीक है, मुझे इसके क्वेश्चंस नहीं आते या मुझे इसकी थ्योरी समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बिकॉज हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये कंटेंट लाते रहेंगे और एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल द क्लासेस अब इस चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी नॉलेज को, आपकी लर्निंग को एनहांस करेगा। ठीक है। तो चलिए, विद दिस पॉजिटिव नोट लेट अस बिगिन विद आवर चैप्टर्स। जो पहला चैप्टर आज हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों, वो है 3D ज्योमेट्री। ठीक है। एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बट एक बार ना एक ब्रॉड आउटले अगर आप समझ लेंगे कि ये सब चीजें कहां से शुरू हो रही हैं, क्या चल रहा है, तो ये चैप्टर बिल्कुल मिनट्स का एकदम आपके लिए इजी गेम बन जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करते हैं, हमने ना एक स्पेस में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रखी। क्या मतलब, आपस में 90-90 डिग्री पे, एक्स, वाई एंड जेड। तीन एक्सिस रखी। फिर हमने कहा ये जहां से, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नाम ओरिजिन रख दिया जी। ठीक है। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0,0। यहां से किसी ने कहा मुझको तो इस पॉइंट पे पहुंचना है, ये दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। ठीक है। तो अब हमने उनसे क्या कहा, देखो ऐसा है, ये जो पॉइंट है ना, इस तक पहुंचने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। कोई एक एक्स चाहिए होगा, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, मान लो 1,5, -6। तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट रख लिए एक्स, वाई और जेड। टेंटेटिव कुछ भी हो सकती है एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ठीक। इसका एक डिस्टेंस हमने नाम रखा आर। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना था, आर। फिर हमने क्या कहा कि यार ऐसे तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं भाई, तो हम इसको करेक्टराइज करने के लिए जैसे एक्स वाई जेड थे ना, ऐसे ही हम ना एंगल्स डिफाइन करेंगे। एंगल क्या क्या होंगे बेटा, देखो, एक्स एक्सिस से जो एंगल था उसका नाम रख दिया अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल था उसका नाम रखा हमने बीटा, और जो जेड एक्सिस से एंगल था उसका नाम रख दिया गामा। तीन एंगल अगर मान लो हैं, जैसे मान लो 60 डिग्री, ऐसे 90, इस तरह से, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि ये मान लो वेक्टर है, उसके एक्स से एंगल, वाई से एंगल और जेड से एंगल। अगर कोई एक यूनिक वेक्टर लोगे तो उसके यूनिक अल्फा, बीटा और गामा आएंगे। अब ये वेक्टर ऐसा है तो इसके अल्फा, बीटा, गामा अलग रहेंगे, समझ रहे हो। ये वेक्टर ऐसा कर देंगे तो इसके अल्फा, बीटा, गामा तीनों एक्सिस से जो एंगल्स हैं बेटा वो बदल जाएंगे, है ना। ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इन सभी एंगल्स के आगे कॉस लगा दिया, वो कोसाइन होता है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, वही। तो ये बन गए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये कोसाइंस हैं। किसके कोसाइन है सर, वही एंगल अल्फा, बीटा, गामा के। तो इनका नाम हम लोग रखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या नाम रखेंगे जी, नाम होगा डायरेक्शन कोसाइंस। सर ऐसा क्यों, देखो कोसाइन क्योंकि कॉस लगाया है, वो कोसाइन ऑफ एंगल्स है। डायरेक्शन, सर अगर मैं ना आपको तीन एंगल बता दूं कि कोई एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, दूसरे से बीटा और जेड से गामा, तो वो फिक्स हो जाता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगने लगेगा इन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। इसीलिए इनके नाम क्या रखे गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और मैं आगे अब इस पूरी वीडियो में इन सबको शॉर्ट फॉर्म में बुलाया करूंगा डीसीज। ये हमारे डीसीज हुआ करेंगे। ओरिजिन से किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो वेक्टर चाहिए, उसकी दिशा को, उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की जरूरत पड़ेगी। इनका नाम हमने रखा है डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए, अच्छा इनको ना शॉर्ट में ऐसे एल लिख देते हैं।
इसको m लिख देते हैं और इसको n, l कॉमा m कॉमा n, दिस इज जस्ट ए ट्रिपलेट, तीन दोस्त हैं l m और n। ठीक है सर। सर आप ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यूज भी बताओ एक बार, कैसी कैसी ये दिखते होंगे। देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट लूं तो वो कितना आएगा, एक्स ही आएगा सर। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी ये पूरी वेक्टर वाली लाइन, ये डिस्टेंस जो कितना था आर था। सर डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, हमें तो पता है ऑलरेडी, कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर। डन सर। तो सर कॉस अल्फा कैसे लिखोगे आप, वी विल राइट कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डन सर। कॉस बीटा कैसे लिखोगे सर, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। सर गामा कैसे आएगा जी, जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अच्छा बेटा देखो ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये जो हमने अभी लिखे ना, इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डराइव होगी। आप जरा सोचो, मैं अगर आपसे कहूं कॉस अल्फा का स्क्वायर करना है तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा बोलो, कॉस स्क्वायर बीटा आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा बोल दो बेटा फटाफट, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आने वाली है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा से आप लोगों में से काफियों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता वो आप देखो। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो पता है क्या बनने वाला है, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखते हैं, एम स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिखना है, एन स्क्वायर। सर क्यों, इनके नाम रखे थे एल एम और एन। जैसे इनको ऐड करोगे देखना सबका डिनोमिनेटर सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो वो कट गए और क्या आया यहां पे बोलो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। कोई आपको बोले कि मैं ना ये एल एम और एन लेके आया हूं, मान लो 1/√3 2/√3 ऐसे कुछ है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एल को डाल दिया 1/√3 का स्क्वायर, एम को डाल दिया 2/√3 का स्क्वायर, इस तरह से, सॉरी 2/√3, और इस तरह से कुछ वैल्यूज डालनी है तो क्या आएगा, एन स्क्वायर की वहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन है, इसमें तीनों डीसीज लिंक्ड है, समीशन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1। एल और एम दिए तो एन निकाला जा सकता है, राइट। ठीक है, अब मैं एक कंसेप्ट और डिफाइन कर रहा हूं डीआर का, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। देखो अगर इन्हीं एल एम और एन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना तो वो क्या होते हैं, डीआर होते हैं। सर डीआर क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। सर रेशियो क्यों बोला आपने, क्योंकि एल एम एन अगर डीसीज थे तो 2l 2m और 2n इनको मिला के क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। वो उसका दोगुना हो गए। सर -3 कर सकते हैं, यस। सर 1/5 कर सकते हैं, यस। तो अगर इन्हीं डीसीज का एक रेशियो ले लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या डायरेक्शन रेशियोज डीसीज बन सकते हैं, अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो वो डीसी है, अगर नहीं करते हैं तो वो उसके डीआर हैं। जैसे अगर मैं 2l 2m 2n को वहां डालूं तो आएगा 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। अब वो तो 1 है नहीं तो इट इज जस्ट ए डीआर। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। डीसी यूनिक होता है, एक होता है, एल कॉमा एम कॉमा एन, और डीआर 5 10 50 100 हो सकते हैं। एक डीसी होता है यूनिक, बिल्कुल पर्टिकुलर उस वेक्टर से रिलेटेड, और 5 10 50 100
वो क्या क्या हो सकते हैं, डी आर हो सकते हैं। कैसे, उसी डीसी को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, -1/3 से, तो क्या बन जाते हैं, डी आर बन जाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन कह लो या इस चैप्टर का बिल्डअप है जो हम आगे यूज करने जा रहे हैं हमारे सवालों के अंदर। ठीक है, पहला सवाल देखो, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी का, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -1, -2, देन फाइंड इट्स डीसीज। सर डी आर दिया है और क्या पता करना है, डीसी। तो सर क्या ये डीसी नहीं है, अरे देखो जरा, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, ये तो 4 + 1 + 4 9 हो गया, क्या ये 1 है, अभी तो डीसी निकालने को बोला है। चलो अब कैसे शुरू करना है, देखो अगर आपने डीसीज निकालने हैं, पहला क्या दिया है 2, अगला दिया है -1 और तीसरा दिया है -2, तो आप क्या करोगे, इनको डिवाइड करोगे √(x² + y² + z² से, यानी कि इसको डिवाइड लगा दूंगा मैं अंडर रूट से। अंडर रूट में क्या आने वाला है सर, अंडर रूट में आएगा 2 का स्क्वायर बोलो 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 और एक 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो बेसिकली जो डीसीज मुझको मिलेंगे बेटा वो आ जाएंगे 2/3, -1/3 एंड -2/3। ये आपका आंसर है 2/3, -1/3 एंड -2/3। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये आइडिया ले लिया आपने कि डीआर और डीसी में फर्क क्या होता है। सर ये जो डीसी निकाले आपको कैसे पता ये डीसी है, स्क्वायर करके देखें, 2/3 का स्क्वायर बोलना 4/9, -1/3 का स्क्वायर बोलो 1/9, -2/3 का स्क्वायर बोलो 4/9, कितना आया जी 9/9, कितना आया 1, यानी ये डीसी हैं, दे आर करेक्ट। ठीक, तो जो भी डी आर दिए उनको हम लिखते हैं, एक नंबर से डिवाइड लगाते हैं, वो क्या होता है बेटा अंडर रूट ऑफ वो पहला नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, x² y² z², 4 1 एंड 4, जैसे ही डिवाइड लगा दोगे आपको डीसी मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2, फाइंड द डीसीज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। देखो अब इस सवाल को हम लोग करते हैं, अच्छा सवाल है, इजी है, कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। पहला पॉइंट दिया है उन्होंने -2, 4, -5, यहां से एक लाइन जाती है और वो खत्म होती है 1, 2, 3 पे, खत्म नहीं आगे भी जाएगी, मतलब इन दोनों से पास कर रही है इन द सेंस। तो सर क्या मैं इसके डीआर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे, याद करो वो मेथड, वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 -(-2) 3, 2 -4 -2, 3 -(-5) 8। सर डीआर मिल गए, क्या मिल गए 3 -2 और 8। तो सर डीसी कैसे निकालोगे, अभी तो सिखाया था सर आपने जी, ये देखो 3 -2 और 8, सर डिवाइड करना है, हम समझ गए हैं, यस। 3 का स्क्वायर बोलो 9, किससे डिवाइड करना है वो नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं 9, -2 का स्क्वायर बेटा 4, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 9 और 4 कितना होता है 13 होता है सर, 64 और 13 कितना होता है बताओ, ये होता है 77। तो सर ये इन सबके नीचे √77 लगा दो जी, फिनिश, सवाल खत्म। पहले हमने क्या किया, रिपीट कर रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल से डीआर निकाल लिए, डीआर को डिवाइड कर दिया किससे, एक ऐसे नंबर से जो बनेगा √(x² + y² + z² से, वो डीसी आ गए। ये था सवाल नंबर 2, ये थे बेसिक्स डीआर और डीसी को क्लियर करने के लिए। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, डेरिवेशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म। देखो अब ना हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई एंड एनसीईआरटी बुक्स 3D में अब हमारे पास सिर्फ लाइन तक ही कॉन्सेप्ट्स हैं। हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो वो डीआर डीसी और तीसरी लाइन, बस लाइन के आगे कोई प्लेन वगैरह बोर्ड्स में नहीं है, कोई स्फेयर नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट लाइंस।
वेरी स्मॉल चैप्टर, अब तो ये बहुत ही कम चैप्टर वो जो है छोटा सा बचा है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम लाइन को पढ़ते हैं बेटा, ये डेरिवेशन ध्यान से समझना आप लोग। मैंने क्या बोला, किसी भी लाइन के लिए एक ना मुझे इनिशियल पॉइंट चाहिए रहेगा, ये पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। वहां से मुझे आगे कहीं पे जाना है अगर, तो एक पॉइंट मैंने क्यू माना। अब उस लाइन तक पहुंचने के लिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो हम पता है कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो क्यू पॉइंट आएगा, जो क्यू पॉइंट आएगा उसके लिए मुझे P चाहिए होगा, और इसकी डायरेक्शन अगर B वेक्टर है तो मैं कैसे लिखता हूं देखना, Q वेक्टर इज इक्वल टू P प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B। इसको समझो, इसमें क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। फाइनल जिस पॉइंट पे आप पहुंचना चाहते हो ये है, जहां से आप चले हो वो P है। फाइनल मंजिल जो आपकी है वो कैसे मिलेगी, इनिशियल पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया, बी क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, जो आपको टीचर्स डायरेक्शन देते हैं ना कि आप यहाँ 10th करके आए हो, अब आपको 12th में जेई करना है, तो डायरेक्शन क्या है बी। उसके बाहर लैम्डा, ये बच्चे का अपना एफर्ट है, वो कितने गुना उसमें एफर्ट लगाना चाहता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हमारी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टीचर्स की डायरेक्शन है, और लैम्डा क्या है, हमने कितना एफर्ट लगाया है। तो बेसिकली हम फाइनल पॉइंट पे पहुंच सकते हैं इनिशियल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन है, बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं हमको, ये हम वेक्टर में लिख सकते हैं। सर अब इसको हम कन्वर्ट करके दिखाओ 3D में कैसे यूज करेंगे। 3D में जो फॉर्म यूज होगी उसका नाम होता है बेटा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और डेराइव करेंगे वेक्टर फॉर्म से। प्लीज इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म है। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, जो Q है वो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने लिख दिया x कॉमा वाई कॉमा जेड। जो P है वो एक फिक्स्ड पॉइंट था, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। फिर ये जो B वेक्टर है इसको मैंने लिख दिया a कॉमा b कॉमा c। ये किस में लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है। तो सर यहां से ना हमको कुछ पता चला, क्या पता चला, देखो हम कह सकते हैं दैट x विल बी इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा e। लैम्डास की वैल्यू देखो आप लोग, पहले से लैम्डा कितना आएगा निकाल के, सर बहुत सिंपल है, क्या आएगा बेटा बोलो, x माइनस x1 अपॉन a। यानी मैं लिख सकता हूं लैम्डा कैन बी रिटन एज x माइनस x1 अपॉन a। यहां से लैम्डा क्या लिखा जा सकता है, y माइनस y1 अपॉन b। यहां से लैम्डा क्या लिखा जा सकता है, z माइनस z1 अपॉन c। सर ये वाला जो पोर्शन बचा ना इधर वाला, लैम्डा को तो छोड़ दो, वो तो कोई भी एक स्केलर होगा, देखेंगे। ये जो फॉर्मेट जिस पे मैंने अभी ये एक बबल टाइप बनाया है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। वी हैव यूज्ड वेक्टर फॉर्म टू रीच द कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z minus z1 upon c. This is known as what? Cartesian form of a line used in this chapter called 3D geometry. इसको रीड करने का तरीका देखना आप, मतलब रीड मतलब एनालाइज कैसे करना है। जब भी कोई आपको ये इक्वेशन देगा कार्टेशियन फॉर्म वाली, तो पता है क्या दिमाग में रखना है, ध्यान से सुनो। ए बी सी ये हमको क्या बताते हैं, दे विल टेल एस डायरेक्शन रेशियोज। ये लाइन की डायरेक्शन बताते हैं ए बी सी, क्योंकि ए बी सी किसके वो थे कंपोनेंट्स, बी के। जो x1 y1 z1 है ये हमको क्या बताएंगे, x1 y1 एंड z1 दे विल टेल इनिशियल पॉइंट
इनिशियल या फिर रेफरेंस पॉइंट, कोई सा एक रेफरेंस पॉइंट की लाइन कहां से आप लिखना चाह रहे हो, x1 y1 z1 आर स्टार्टिंग पॉइंट्स या कोई रेफरेंस पॉइंट जो उस लाइन पे कहीं पे भी है, ए बी सी दे आर डायरेक्शन रेशियोज। व्हाट इज दिस एक्स वाई जेड, ये तो कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। सर ये कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, ये ना उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये x y z x y z x y z x y z, यही तो लाइन बनती है। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। डन। चलो अब सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल जी हमारे पास बहुत इजी से सवाल है, एकदम इजी चैप्टर है। फाइंड द वेक्टर and the Cartesian equation of the line passing through this point and which is parallel to this vector। इसका मतलब ये है, सवाल हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन थ्रो कर रहा है, हम उसका चलो पहले डायग्राम बनाते हैं बेटा। एक पॉइंट दिया है, पता है क्या, 5, 2, -4। अगर लिखा है पैरेलल है, यानी जो ये वेक्टर है यही उसका डायरेक्शन वेक्टर है। किसका, लाइन का। लाइन की डायरेक्शन कौन बताता है, ये क्या है 3, 2, -8। और ये जब लाइन बनना शुरू होगी तो इन्हीं किसी पॉइंट से बनेगी, x, y, z। कहता दोनों फॉर्म लिख के बताओ, ठीक है जी लिख देते हैं। वेक्टर एंड कार्टेशियन, पहले वेक्टर लिखते हैं। देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म वी विल से q वेक्टर विल बी अटेन्ड, इसका नाम q रख दिया, इसका नाम p रख दिया, और ये तो हमारे पास डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन b है, ये q है और ये p है। q विल बी अटेन्ड इफ वी स्टार्ट फ्रॉम p एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ b। फाइनल इनिशियल डायरेक्शन, बस। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन से पहले ये q को क्या फिल कर सकते हो, यस सर, x i कैप, y j कैप, z k कैप। p को फिल करो 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, फिनिश। b को फिल करो 3 i कैप 2 j कैप माइनस 8 k कैप। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका, जैसे आप लिख के आओगे एक्चुअल एग्जाम में। सर कार्टेशियन फॉर्म, ध्यान देना कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखने जा रहा हूं। सर ये ऐसे इक्वल लगे होते थे, बिल्कुल लगे थे सर। नीचे क्या थे सर, dr। dr किसके, जो डायरेक्शन वाली जो हमारी वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है उस तरफ। 3, 2 एंड -8 क्या आएगा जी, 3, 2 एंड -8। सर ये जो पॉइंट्स है ना x, y, z, ये तो हमें मिलने हैं, तो कैसे लिखते हैं, x माइनस y माइनस z माइनस। सर x1 y1 z1 अभी आपने पिछली स्लाइड में बताया था वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होते हैं। व्हाट इज x1, 5, व्हाट इज y1, 2, व्हाट इज z1, -4, माइनस ऑफ -4। So finally you will get the Cartesian form of line as x minus 5 upon 3, y minus 2 upon 2, z plus 4 upon minus of 8। इस तरह से आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन मिलेगी, वो वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं बेटा। अब कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों ना, एक एक करके देखते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये फॉर्मूले। देखो कैसे, हमने 2 लाइन ले ली। पहली लाइन के बारे में क्या ख्याल है, देखो ये किसी एक पॉइंट से P1 से स्टार्ट हुई होगी, A1, B1, C1 ये इसकी डायरेक्शन होगी, और ये जहां जाना चाहती है वो Q1 है। एक दूसरी लाइन बेटा मैंने बनाई यहां पे, देखना आप, दूसरी जो लाइन होगी वो P2 से स्टार्ट होगी, वो Q2 पे जाना चाहती है, ऐसे आगे चली जाएंगी दोनों लाइनें, और उसकी जो डायरेक्शन है वो A2, B2, C2 नाम के dr बताते हैं हमको।
तो सर अगर वो आपस में काट रही हैं मान लो, तो सर उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा बेटा। सर इस थीटा को हम कैसे निकालेंगे, देखना, इस थीटा को निकालने का हमारे पास तरीका है। व्हाट इज कॉस थीटा? दो वेक्टर के बीच में क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो सर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे उनके बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, पहले वाले की डायरेक्शन d1 डॉट d2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ d1 मॉड ऑफ d2 कॉस थीटा। क्या ये बात सही है? जी सर। तो यहां से कॉस थीटा कितना आएगा, बोलो, d1 डॉट d2 अपॉन मॉड ऑफ d1 मॉड ऑफ d2। तो जो d1 डॉट d2 है, डॉट में क्या करते हैं याद करो, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2। जरा देखना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिनिश, न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर सर मॉड ऑफ d1 मॉड ऑफ d2, पहले का मॉड कैसे लेंगे बताओ, अंडर रूट ऑफ, बोलो, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये रहा। सर मॉड ऑफ d2 ये रहा, अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। दिस फॉर्मूला टेल्स द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में क्या बताता है बेटा, एंगल बताता है। सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मान लो पहली लाइन दी है क्या, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 और c1। ऐसे ही दूसरी लाइन x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन a2 b2 एंड c2। अगर ये दो लाइन हमें दे दी तो हमें उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है, आप ये समझना ध्यान से। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको लिख लो कहीं पे, शॉर्ट नोट्स बना लो, ये फॉर्मूला काम का है। ds मतलब सर d शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगा, देखना कैसे। सर एक मॉड लगाना है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सर एक फ्रैक्शन लिखना है जिसका मैं पहले ना न्यूमरेटर आपको समझा देता हूं। जो ये x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स थे, इनका डिफरेंस ले लेके एक डिटर्मिनेंट में लिखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इनका क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहां फिल करना है, ठीक। फिर a1 b1 c1 पहले वाले के जो dr हैं, a1 b1 c1, दूसरे वाले के dr a2 b2 c2, a2 b2 c2। ये हमारा न्यूमरेटर क्लियर हो गया। क्या करना है, डिस्टेंस में मॉड लगाना, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट में क्या करना है, उनके इनिशियल पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उसको भर देना है, पहले का dr भर देना है, दूसरे का dr फिल कर देना है। 3/3 का एक डिटर्मिनेंट आएगा न्यूमरेटर में। सर ये जो डिनोमिनेटर में ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप नीचे भी एक डिटर्मिनेंट बना लो बेटा। इसका डिटर्मिनेंट सर हम ना क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सर किसका किसका, पहले के dr a1 b1 c1, दूसरे के dr बोलो a2 b2 c2। उस गंदी सी वैल्यू को इग्नोर करो, आपके लिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया है। किस चीज का डिटर्मिनेंट है वो बताओ, आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको खोलोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसा याद आ रहा है आपको, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल टूल्स में, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। क्रॉस प्रोडक्ट में इसका एक वेक्टर आएगा, उसका मॉड लेना है, वही वहां पे लिखा हुआ था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मॉड के अंदर ऊपर भी डिटर्मिनेंट नीचे भी डिटर्मिनेंट, ऊपर डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, पहले के dr दूसरे के dr, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, पहले के dr और दूसरे। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ये क्या बताता है हमको, ये बताता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। किन के बीच में, स्क्यू लाइंस के बीच में बेटा। सर ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, एक लाइन मान लो यहां से ऐसे जा रही है और एक लाइन ऊपर से, ये काट नहीं रही हैं, एक नीचे से और एक ऊपर से, ये कभी नहीं काटेंगी। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये निकल रहा है डी स्क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से।
सर अगर लाइंस पैरेलल हुई तो तीसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखना आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये कैसे लिखते हैं, देखो, मॉड, ठीक है, फ्रैक्शन है, नीचे क्या है, मॉड ऑफ डायरेक्शन। बी क्या बताता है सर, ये ना यहाँ पे पहले के D1 थे, दूसरे के D2 थे, हमने वो तो पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस में दोनों की डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया, बी मान लिया। तो उसका मॉड कहाँ रखना है, नीचे। याद रहे ये क्या है, उनके डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, उसका क्या लेना है, मॉड लेना है। सर न्यूमरेटर में बताओ, न्यूमरेटर में क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है क्या, वही वाली dr का क्रॉस। सर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ना डिफरेंस लिखा हुआ है बेटा। इसका डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट का। अरे दो लाइन पैरेलल हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ दे दिया, उसका वहां दे दिया, फिर भी है तो दोनों पैरेलल ही। तो दोनों के जो अलग अलग पॉइंट हैं, इसका A1 और इसका A2, उनका डिफरेंस A2 माइनस A1। किसके साथ क्रॉस करना है, डायरेक्शन के साथ। नीचे क्या रखना है, डायरेक्शन वाले वेक्टर का मॉड। तीनों फॉर्मूले फटाफट से लिख लो, हम चलने वाले हैं सवालों पे, एक्चुअल एनसीईआरटी के सवालों पे। इन्हीं तीनों फॉर्मूले से हम सब एकदम फोड़ देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। फटाफट याद कर लो ये सारे फॉर्मूले और अपनी नोट्स में लिख लो। चलिए, पहला सवाल कहता, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। तो सर क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है 2 कॉमा -1 कॉमा 1, इसकी डायरेक्शन क्या है 3 -5 2। नो सर, दे आर नॉट सेम, एक डायरेक्शन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। तो इनके बीच का कौन सा डिस्टेंस निकालना है, स्क्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, चलो आज कैलकुलेट करके दिखाते हैं। बहुत इजी है, याद है तो लगा पाओगे। सर आपने हमको बताया था DS शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मॉड आता है जी, बिल्कुल आएगा मॉड। फ्रैक्शन आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ऊपर क्या करना था, डिटर्मिनेंट A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस 0 माइनस ऑफ 1। क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 कॉमा 1 कॉमा 0, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 कॉमा 1 कॉमा -1। A2 माइनस A1 सब माइनस करके यहां लिख दिया जी, ठीक है। सर पहले के DR उठा लाओ, 2 -1 एंड 1। सर अगले के DR उठा लाओ, 3 -5 एंड 2। बस। सर नीचे वाला, नीचे याद करो क्या हुआ करता था, बताओ। नीचे सर आपने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट बनाना एक, ठीक है सर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट था सर इन दोनों की डायरेक्शंस का, 2 -1 1 3 -5 2। बस यहीं तक थी सारी प्रॉब्लम। हमें अगर एक बार ये लिखने आ गए, कैलकुलेशन तो चुटकियों का खेल है, वो तो सभी कर लेंगे। अब देखो यहां पे ऊपर वाले डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं, क्या आएगी लेट्स सी। 1 के अंदर आएगा -2 +5, क्या आएगा 1 के अंदर -2 और +5, तो कितना हो गया वो 3। 0 के अंदर सर वो तो फिनिश, ठीक है, तो 0 के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। -1 के अंदर -1। अच्छा, जिनको डिटर्मिनेंट नहीं खोलना आ रहा है, वन शॉट का लेक्चर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, वहां बहुत अच्छे से सिखाया डिटर्मिनेंट खोलना, एक बार वहां चेक करो फटाफट जाके। -1 के अंदर क्या आएगा 2 इंटू -5 -10 +3, जो कि होता है -7। सर नीचे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखो जी, बिल्कुल लिख देते हैं, ये लो। आई कैप के अंदर आएगा -2 +5, कितना होता है -2 +5 3, 3 आई कैप। सर -j, ओके, फिर 2 2 ज़ा 4 -3 कितना होता है 1 होता है, छोड़ दो सर ऐसे ही। k कैप -10 +3 कितना हुआ -7। तो बेसिकली हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिला, 3 + 7 कितना होता है 10। नीचे इसका मॉड बताओ, 3 आई कैप -j और ये हो गया -7 k कैप। इसका मॉड कैसे लिखते हैं सर, a² 9, b² 1,
सी स्क्वेयर 49। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आने जा रहा है, कितना आया बेटा 10/9 और एक कितना हुआ 10, 10 और 49 59। कितना आंसर आया जी 10/√59। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग अपने आप भी करके देखो और हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लेकिन सर ध्यान देना 236 ये कैसी लाइन निकली, पैरेलल लाइंस। और सर पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालने का वो जो थर्ड फॉर्मूला याद है हमने यहां पे लिखा था, याद करो वो क्या था, वो था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कैसे लिखते थे सर, ओवरऑल मॉड नीचे नीचे मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी क्या था, इन दोनों के डायरेक्शंस क्या क्या आएंगे, 2i कैप 3j 6k। सर ऊपर क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था सर। अच्छा ये लो, क्रॉस प्रोडक्ट किसका था बोलो, बी वेक्टर का। बी क्या है 2 3 एंड 6, और यहां पे हमारे पास क्रॉस किसके साथ था सर, a2 माइनस a1, यानी इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस। इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो 1 2 कितना है -4। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलो 3 3 -5। व्हाट इज 3 - 1 2, 3 - 2 1, -5 -4 यानी -5 + 4 -1। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आने जा रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से, नीचे √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। न्यूमरेटर में क्या बनेगा जी सर, क्रॉस करना पड़ेगा, करो ना फिर। देखो आई कैप के अंदर कितना आएगा 3 × -1 -3 -6 कितना आया -9 कैप, -j कैप कितना आएगा -2 -12 कितना आया -14। के कैप के अंदर 2 -6 -4। सर इसका मॉड निकालना तो हमें आता है, बिल्कुल। आप इसका मॉड निकालोगे ना जब, तो आपके पास देखना बेटा क्या आ रहा है, नीचे कितना आया 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 36 ये हो गया 49, 49 का रूट बोलो 7, तो नीचे क्या आ गया जी 7 आ गया। न्यूमरेटर में बताओ फटाफट, न्यूमरेटर में 9i कैप यानी आएगा √81 प्लस 14 का स्क्वायर सर 196 -4 का स्क्वायर सर 16, यानी फाइनली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आ रहा है 7, और यहां पे देखो 81 और 196 277, और इसमें 16 और ऐड करेंगे, 7 और 6 13, तो आ रहा है 293 यानी √293/7। ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जैसे ही जिस बच्चे ने वो दोनों फॉर्मूले याद करे और लगाना सीख लिया, ये चैप्टर उसके पूरे कमांड में आ गया, बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है जी। ठीक, नेक्स्ट, वो चैप्टर ही फिनिश हो गया। आप एनसीईआरटी चेक करके देखो कि कहीं सर ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो जो सॉल्व एग्जांपल करे, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं उस चैप्टर के अंदर। यस, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 10। यू कैन फाइंड दिस चैप्टर इन पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी। उसे ओपन करके बैठो, साथ साथ देखते रहो सर क्या करा रहे हैं। वेक्टर्स में चलते हैं, फिर से वही एक्स एक्सिस बेटा, ये वाई हो गया जी, और ये जेड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस तो हमें चाहिए ही होती हैं जब भी हम एक 3D स्पेस में हम कुछ लाइंस और ये सब बना के ना आपस में कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वरना उसके बिना लोकेट कैसे करोगे पॉइंट्स। चलो, ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन 0 0 0, ये फाइनल पॉइंट P x, y, z। अब मैं आपको इसके अंदर भी कुछ लेआउट्स दे देता हूं और चीजों को समझा देता हूं कि कैसे क्या क्या टूल्स बनेंगे और कैसे कैलकुलेशंस होंगी, है ना। जैसे हमने 3D में करा तो हमारे लिए वो आसान हो गया। अब इसके अंदर हम वो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सर O से P के वेक्टर को लिखते हैं OP, ठीक है। जैसे विवेक डियर ओपी है, ऐसे ये वेक्टर ओपी है। उसके बाद देखो ओपी में क्या लिखना है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। कैसे आएगा P माइनस, व्हाट इज P बताना।
एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और ओ सर 0 i 0 j 0 k छोड़ दो, छोड़ दिया जी। क्या आ गया वेक्टर फाइनली बताओ? ये आ गया। समझ गए? यस सर। सर अगर इसकी लेंथ लिखनी हो, मान लो ये इसकी लेंथ आर, तो आर कैसे लिखेंगे बताओ? आर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, बोलो, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से वेक्टर्स को डिनोट करना है। फाइनल माइनस इनिशियल से वो वेक्टर बनाना है। लेंथ कैसे आएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होगा तरीका हमारे पास वेक्टर्स में। किसी भी पॉइंट से चलना है, कहीं तक पहुंचना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल से वो वेक्टर आपको मिलता है जी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चैप्टर की सबसे पहले बिगिनिंग में एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमें सीखना है। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर में देखो, हालांकि यहां तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिया है, बट मैं आपको इन जनरल सभी nth पॉलीगन तक सब सिखा देता हूं कैसे करते हैं। सर अगर आप यहां से स्टार्ट हुए हो तो सीक्वेंशियल वेक्टर लेते चलो, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये इसका क्या था? हेड। ये इसकी क्या थी? टेल। जहां ये खत्म हुआ वहीं एक और शुरू करो। ये उसका हेड, ये उसकी टेल। अगर आप ऐसा करते चले गए, यहां ट्रायंगल है ना, तो 2 बार किया है, ऐसी nth पॉलीगन में ऐसे सीक्वेंशियल वेक्टर ऐसे ऐसे लेते चले जाओ। फिर अगर आपने इन सब को ऐड कर दिया तो पता है आपको क्या मिलता है? आपको वो वेक्टर मिलता है जो इनिशियल यहां से लेके बिल्कुल लास्ट तक पॉइंट आउट करता है। ये वेक्टर मिलता है, मतलब छोटे छोटे सीक्वेंशियल वेक्टर्स को ऐड करने से बिल्कुल फाइनल वेक्टर मिलता है, इनिशियल से लेके लास्ट तक। तो ट्रायंगल पे लगा के बताओ, ये देख लो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और फाइनली रिजल्ट क्या बन जाएगा? ए सी वेक्टर। सर पेंटागन पे बताओ, देखो, देखना बेटा, ये सब लाइन बाय लाइन वेक्टर बना दिए मैंने, और इसको छोड़ दिया, अभी इसको छोड़ दिया। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? क्या तरीका सिखाया मैंने अभी आपको? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई, सब मिलके क्या बन जाएंगे? इनिशियल से लेके फाइनल तक जाने वाला, और उसका नाम क्या है? ए ई वेक्टर। समझ में आ रही है बात? वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे कुछ भी हो, क्या याद रखना है? लाइन वाइज सारे वेक्टर्स को ऐड करने से एकदम फाइनल वाला वेक्टर मिल जाता है। यही होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, आगे हमें ध्यान देना है इस बात पे, अगर कोई हमसे यूनिट वेक्टर निकलवाना चाहे तो हम कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए जी? डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में, तो हम पढ़ ही चुके हैं बहुत पहले से। तो मैग्नीट्यूड कितना रखना है? 1। तो किसी का भी जब हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो उसके नोटेशन में एक तो कैप आता है। कैप कैसे बनता है? सर नॉर्मल वेक्टर को पकड़ा, डिवाइड लगा दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। तो हमने यहां पे 2 बातें सीखी, क्या? एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, वो सीखा, और एक यूनिट वेक्टर। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ सवाल उठाते हैं हम लोग, फिर हम आगे चलेंगे। पहला सवाल, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। उसका मैग्नीट्यूड 7 है। सर आपने तो यूनिट वेक्टर बनाना सिखाया है। अरे यार सोचो, अगर मैंने आपको यूनिट वेक्टर बनाना सिखा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्यों ना हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, काम खत्म। 7 से मल्टीप्लाई करते ही उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। 7 क्या, 70, 700, 5000, 10,000, जितना बनाना है बनाते रहो। यस सर, ये एक बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है। तो इस वेक्टर को हमने लिखा आई कैप माइनस 2j प्लस 0k कैप। सर ये तो था ही नहीं यहाँ पे। अरे नहीं था, तभी तो 0k कैप लिखा है। सर इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा जी? आई कैप माइनस 2j प्लस 0k अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या है मैग्नीट्यूड? 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। ए कैप मिलने जा रहा है आई कैप माइनस 2j प्लस 0k अपॉन रूट ऑफ 5। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1।
आपको क्या चाहिए था बोलो 7, तो हम क्या लिखेंगे यहां से बी वेक्टर, मतलब कोई भी ऐसे फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा 7 टाइम्स ऑफ ए कैप, 7 टाइम्स ऑफ आई कैप बाय √5 माइनस 2j बाय √5 प्लस 0k बाय √5। यही है बी वेक्टर, जो फाइनल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 7। यह है तरीका इसको पता करने का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहां पे डिवीजन करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो देखो ऐसा है, अगर आपके पास ना दो वेक्टर है, मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है, ये P मान लिया आपने और ये Q मान लिया, कोई ओरिजिन है वहां से ये दिए हुए हैं, P का पोजीशन वेक्टर बोलो A, Q का पोजीशन वेक्टर बोलो B, और आपको क्या पता करना है, एक ऐसा पोजीशन वेक्टर R, एक ऐसा पॉइंट R आपने यहां पे बिठाना है बेटा जो कि कुछ इस तरह से हो कि वो इसको इंटरनली डिवाइड करे m/n में। यू हैव टू फाइंड दिस OR, पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर, ठीक है, जो इसको इंटरनली डिवाइड करे m और n में। तो देखो तरीका क्या है, जैसे हमने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ऐसे हम यहां वेक्टर में लगाएंगे, और क्या लिखेंगे वो देखो, वी विल राइट एज r पोजीशन वेक्टर कैन बी अटेन्ड बाय m इंटू बी, इधर वाले को अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले को इससे, तो क्या आ जाएगा mb na अपॉन m प्लस n। सर ये तो बिल्कुल सेम हो गया, कैसा, जैसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था 11th क्लास में, याद करो स्ट्रेट लाइन से जस्ट पहले जब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स, तो उसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। सर अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होता है बताओ, ये पॉइंट उठ के बाहर चला जाता है, तो इसमें क्या चेंज आता था, वही चेंज जो क्लास 11th में करा था, कुछ नया है ही नहीं। क्या, ये तो इंटरनल के लिए था, अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो आप क्या करना, ये सब लिखना और यहां पे माइनस लगा देना, बस। क्या क्या चेंज होगा, इंटरनल में दोनों जगह प्लस होता है और एक्सटर्नल में दोनों जगह माइनस होता है, बस इतना सा फर्क है यार। चले नेक्स्ट पे, ठीक है, अब इसका यूजेस देखते हैं। ये लो सवाल ले आए आपके लिए एनसीईआरटी का, क्या दिया है, कंसीडर 2 पॉइंट P एंड Q विद द पोजीशन वेक्टर्स लाइक दिस। ठीक है, मैं ना आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। P कितना है 3a माइनस 2b, P वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर कितना है a प्लस b, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये निकालना है 2:1 में, एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली, कोई बड़ी बात नहीं है। सर कैसे, अभी हमने सीखा इंटरनल वाले के लिए क्या आएगा, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस, तो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b, और नीचे क्या आएगा 2 प्लस 1। तो इंटरनल के लिए पोजीशन वेक्टर है 2 प्लस 3 5a, 2b कैंसिल, 2 प्लस 1 3। सर हेयर इज योर आंसर 5a अपॉन 3। ये है उस वेक्टर की पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो उसको इंटरनली डिवाइड करेगा कितने में 2:1 में। समझ में आती है बात आपको, ठीक है। एक्सटर्नल में सर क्या कहा था, बीच में माइनस लगाना है बस, आ जाओ। एक्सटर्नल वेक्टर 2a प्लस 2b, बीच में माइनस लगाना है, 3a माइनस 2b, बीच में माइनस लगाना है, खत्म। एक्सटर्नल वेक्टर आएगा 2a माइनस 3a माइनस a, 2b प्लस 2b प्लस 4b, 2 माइनस 1 1, ये आ गया 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये रहा आपका आंसर 4b माइनस a वेक्टर, बीच में बस माइनस माइनस लगाना, इतना सा काम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
आगे हमारे पास है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन द अदर वेक्टर बी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। इस वेक्टर का उस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है ना। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं जी? सर यहां से एक 90 डिग्री की लाइन गिरा दो, इसको एक ट्रायंगल बना दो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेंथ है यही क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? बिल्कुल सर। एक वेक्टर का दूसरे पे कितनी परछाई गिरेगी, ये वेक्टर है उसकी परछाई, अगर यहां ऊपर से लाइट गिरे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, उसका प्रोजेक्शन हो। सर इसको कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। मैं अगर इसको थीटा बोलूं तो कॉस थीटा क्या आएगा बताना? कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बिल्कुल सर। सर हमने पढ़ा है ए कॉस थीटा से ही तो ये प्रोजेक्शन मिलता है, ये ए कॉस थीटा होता है और ये साइन थीटा होता है। यस, तो सर प्रोजेक्शन आ जाएगा ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन इज ए लेंथ, आप समझो ये ना एक लेंथ है। कॉस थीटा को पुट करेंगे ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, ये और ये कट गया, तो प्रोजेक्शन कितना निकल के आया बोलो, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये लिखा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। सर बी अपॉन मॉड बी को क्या लिख सकते हैं बोलो? यस वेरी गुड, बी कैप। तो इसको हम फाइनली ऐसे याद रखेंगे, कैसे याद रखने वाले हैं? वी विल से जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है नए वेक्टर पे, ए का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर को दिया होगा उस पे निकालना है, तो आप उस वेक्टर को एज इट इज ए रखोगे, डॉट करोगे, किसके साथ डॉट करोगे? जिस पर निकालना है उसके कैप के साथ। प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट ऑन बी, बी कैप। बस इतना सा है प्रोजेक्शन। कोई बोले प्रोजेक्शन वेक्टर, तो इस लेंथ के साथ क्या कर देना है, बी कैप की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रोजेक्शन का वेक्टर भी निकल जाएगा। सिर्फ प्रोजेक्शन बोलेगा तो लेंथ है, प्रोजेक्शन वेक्टर बोलेगा तो उसके अलॉन्ग वेक्टर मांग रहा है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 2i 3j 2k ऑन दिस वेक्टर i कैप प्लस 2j प्लस k कैप। तो सर आपने हमको क्या सिखाया था, प्रोजेक्शन किसका निकालना है? सर इसका निकालना है, इसको एज इट इज रखो जी, 2i प्लस 3j प्लस 2k। किस पे डॉट करना है जी? कैप। किसका कैप? जिस पर निकालना है, इस पे निकालना है। इसका कैप बना सकते हो क्या? यस सर, आपने सिखाया है। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड 1 2 1 का कितना होगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आया, रूट ऑफ 6। इस पूरे को कैप को उठा के यहां फिल करो, आई कैप बाय रूट 6, 2j कैप बाय रूट 6 प्लस k कैप बाय रूट 6। 2i डॉट दिस i 2 बाय रूट 6 प्लस 3j डॉट दिस 6 बाय रूट 6 प्लस 2 बाय रूट 6। कितना आ गया, 2 2 2 और 2 4 और 6 10, कितना आया 10 बाय रूट 6। सही है ये बात? ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, नीचे क्या है रूट 2 इंटू रूट 3, तो ये आ गया कितना 5 रूट 2 बाय रूट 3। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको बोलो, रूट 3 से, तो ये बन जाएगा 5 रूट 6 बाय 3। ये रहा आंसर, 5 रूट 6 बाय 3। यही है हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, 5 बाय 3 इंटू रूट 6। तो ये है प्रोजेक्शन निकालने का तरीका जो मैंने अभी आपको सिखाया। ए का निकालना है तो ए डॉट, बी पर निकालना है तो बी का कैप, बस इतना समझना है आपने। आगे अब हम चलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी इजी। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, देखो दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
क्या हम cos थीटा को इधर रहने दें और बाकी को नीचे चले जाएं तो क्या मिलेगा? a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। बस इतना सा है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कई लोग यहां से एक इनइक्वालिटी बनाना पसंद करते हैं। क्या मैं cos थीटा को लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? cos थीटा की वैल्यू बताओ। a डॉट बी मॉड a मॉड b लेस देन और इक्वल टू 1। तो लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन द एल्जेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ मॉड a मॉड b। क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्जेब्रिक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉड ए एंड। ये था डॉट प्रोडक्ट। कुछ सवालों पे चल के देखते हैं करना क्या है। पहला सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे माइनस के कैप, दूसरा वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपको cos थीटा का फॉर्मूला सिखाया ना मैंने अभी, क्या करेंगे बताओ? cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट, आई डॉट आई 1, जे डॉट माइनस जे -1 माइनस के डॉट डॉट के -1 अपॉन पहले का मॉड बताओ। 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, कितना आया बेटा? -1/√3। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दो थोड़ी सी तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1 बाय कितना आ रहा है? √3 इंटू √3 क्या होगा? -1/3। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने, cos इनवर्स ऑफ -1/3। तो ये आपका एंगल आ जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखो। एक वेक्टर दिया है a 5i माइनस जे माइनस 3k, एक दिया है b i कैप 3j माइनस 5k कैप। देन शो दैट वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच में एंगल 90 होगा, और अगर एंगल 90 है तो cos 90 क्या होता है? 0। सर इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो पहले आप यहां से दो वेक्टर निकाल के दे दो मेरे को जी। एक आप फाइंड करो a प्लस बी, एक निकाल दो a माइनस बी। वेरी इजी। a प्लस बी 5 और 1 6i कैप माइनस जे प्लस 3 2j कैप -3 -5 -8k कैप। a माइनस बी 5 -1 4i कैप माइनस जे -3 -4j कैप -3 माइनस ऑफ -5 +2k कैप। सर ये दोनों परपेंडिकुलर साबित करके दिखाने हैं तो क्यों ना मैं इनका डॉट निकाल दूं? यस सर, इनका डॉट निकालो। इसका नाम रख दो c, इसका वेक्टर का नाम रख दो d। लेट अस फाइंड c डॉट d। देखना बेटा, c डॉट d वेक्टर 6 इंटू 4 24, 2 इंटू -4 -8 -8 इंटू 2 माइनस ऑफ 16, 24 -24 कितना होता है जी? 0। दिस मीन्स अगर डॉट 0 है दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये है आइडिया डॉट प्रोडक्ट का। दो एग्जांपल हैं, आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करके देखो। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। शो दैट दीज वेक्टर्स फॉर्म द वर्टाइसिस ऑफ ए राइट एंगल एंगल। कहता है ये तीन वेक्टर जो है ना ये क्या फॉर्म करते हैं? वर्टाइसिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तो सर ऐसा करते हैं, इसको यहां पे लिख लेते हैं 2 कॉमा -1 कॉमा 1, ये इनके ना कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा, 1 -3 -5 और ये 3 -4 -4। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो या तो पाइथागोरस लगा लो या फिर डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। चलो पाइथागोरस लगा लेते हैं। क्या आप मुझे ए बी वेक्टर बता सकते हो? ये तीनों वेक्टर आप निकालो। देखो मैं भी सॉल्व करता हूं आपके लिए। 1 -2 माइनस आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल, -3 + 1 -2j कैप, -5 -1 -6k कैप। यहां से फाइनल माइनस इनिशियल 3 -1 2i कैप,
-4 + 3 -j, -4 + 5 + k। फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 3 माइनस ऑफ i कैप, -1 -4 -1 माइनस ऑफ -4, वो तो -1 + 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 2j, 1 माइनस ऑफ -4 5 k। अब जब आपने ये साइड्स के वेक्टर निकाले कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आप मुझे लेंथ ऑफ ए बी बता सकते हो बेटा? यस सर, ए बी की लेंथ आएगी √a² + b² + c²। ये कितना हो गया, √39, नहीं सॉरी 41 हो गया, ये हो गया √41। BC की लेंथ बताओ, √4 + 1 + 1 कितना हो गया, √6। तीसरे की लेंथ बताओ, AC की लेंथ बोलो, 1 + 4 + 25, ये कितना हो गया जी, 30। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 40 और ये 41, और ये यहां से आ रहा है हमारे पास 4 1 1, और यहाँ पे 1 4 एंड 25, ये 30। कुछ कैलकुलेशन एरर हुई आई थिंक सो, 2 - 1 1, एंड देन वी हैव 1 -3 -5 3 -4 -4, और यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल 1 - 2 इज -1 -2 -6, दिस इज करेक्ट। 3 - 1 2 -4 + 1 -1 -4 + 5, यस दिस इज करेक्ट। 2 - 3 -i कैप, यस ये मिस्टेक है। -1 + 4 कितना होता है, +3j कैप होता है बेटा, यस। और यहाँ पे 1, ये करेक्ट है। अब तो AC की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 1 + 9 आएगा जी, और फिर ये करेक्ट है, तो ये हो गया 35। देखो छोटी सी एरर थी बस ये। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करो, दैट इज AC² + BC², कितना आ रहा है, 35 + 6 इज 41, एंड व्हाट इज AB², वो 41। तो क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लग गई इस पे, यस सर, AB² = AC² + BC²। ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, वेयर इज AB, दिस, और हाइपोटेन्यूस के सामने वाला एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री, सो एंगल C इज 90, देयरफॉर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। वेक्टर की लेंथ लगाई, उस पे पाइथागोरस वैलिड है, देयरफॉर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जी, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या कहानी है बेटा, अगर दो वेक्टर दिए, एक A है और एक B है, तो ना जब उनका क्रॉस करते हैं, आप ऐसे समझो, मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये A है और ये B है, तो ना A से B की तरफ घूमेंगे तो ये थंब कहां जा रहा है, नीचे। ये वेक्टर, ये जो थंब है ना, ये मिलता है हमको A क्रॉस B। अगर मैं B क्रॉस A कर दूं तो अपसाइड, यानी A क्रॉस B, B क्रॉस A, इनका मतलब है फिंगर्स को घुमाना है, और जो थंब की डायरेक्शन है उसके अलोंग हमें एक वेक्टर मिलेगा, और जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों के। क्यों सर, A क्रॉस B करने से डाउनवर्ड वेक्टर है, ये जो डाउनवर्ड वेक्टर है ये इसके भी 90 डिग्री पे है और इसके भी 90 डिग्री पे है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वी कैन राइट एज A क्रॉस B = mod A mod B साइन ऑफ थीटा, और यहां आता है n कैप। सर ये n क्या है, n इज एनी वेक्टर जो हमारे थंब के अलोंग पॉइंट करता है, जब उनको A क्रॉस B करते हैं ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, उस n के अलोंग जो पॉइंट करता है उसको ही क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू बोथ द वेक्टर्स। जो AB का जो प्लेन है उसके नॉर्मल होता है वो, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। नेक्स्ट, अब यहां पे हमारे पास ना एरिया है, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय A एंड B वेक्टर, एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय A एंड B वेक्टर। दोनों के फॉर्मूले बहुत सिंपल है, बस एक कोफिशिएंट का फर्क है, आप ध्यान से समझना। अगर मैं A क्रॉस B लिखूं और उसके मॉड को हाफ से डिवाइड कर दूं, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका एरिया होता है जी, ट्रायंगल का। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो ये किसका एरिया होता है, पैरेललोग्राम का। ट्रायंगल में हाफ आएगा
पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आएगा। करना क्या है, मॉड लेना है ए क्रॉस बी का, हाफ लगाते ही ट्रायंगल का एरिया, नहीं लगाए तो पैरेललोग्राम का एरिया। ये क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन, और ये हमारे पास क्या है, उनके दोनों के एरिया, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट, ये सवाल आ गए हमारे पास, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b आर गिवन। देखो ध्यान से, a वेक्टर दिया हुआ है हमको क्या, 1,1,1, बी दिया है 1,2,3। ये ना ऐसे लिखे आई कैप जे कैप के कैप, मैंने इनको शॉर्ट में लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप को 1,1,1, ठीक है, कोऑर्डिनेट टाइप में लिख दिया उनको, पर आप समझ रहे हो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो सर पहले तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, a प्लस बी निकाल दो फटाफट, 1 प्लस 1 2i, 2 प्लस 1 3j, 3 प्लस 1 4k कैप। व्हाट इज a माइनस बी, 1 माइनस 1 0 i कैप, 1 माइनस 2 माइनस j कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2k कैप। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो सर अगर मैं इनका क्रॉस करूं तो मुझको एक वेक्टर मिलेगा जो उनके परपेंडिकुलर होगा। यस सर बिल्कुल मिलेगा। तो पहले तो क्रॉस करो, चलो क्रॉस करते हैं। मान लो वो वेक्टर n जो है वो हमको इन दोनों के क्रॉस से मिलेगा, 2 3 4 0 माइनस 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं बेटा। आई कैप के अंदर आएगा -6 प्लस 4 -2, जे के अंदर आएगा -4 और 0 खत्म, के के अंदर आएगा -2। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा -2i कैप प्लस 4j माइनस 2k कैप। ये आ रहा है। सर क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है, तो बना देंगे, क्योंकि उसने पूछा क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। तो अगर परपेंडिकुलर बनाना है तो हमने क्रॉस करा, और यूनिट बनाना है तो उसका मॉड लगा के डिवाइड कर देंगे। चलो n को n कैप बनाते हैं जी। इनका मॉड बताओगे, इनका मॉड आएगा, n वेक्टर का मॉड आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, रूट ऑफ 24। रूट 24 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2√6। तो सर 2√6 को सबसे डिवाइड लगा दो, बिल्कुल, -2/2√6 आई कैप, 4/2√6 जे कैप, -2/2√6 के कैप। ये 2 से 2 कट गया, तो n कैप में पहला नंबर कितना आया बोलो, -1/√6 आई कैप। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 2/√6 जे कैप, 2 से 2 तो -k कैप बाय √6। ये आ गया -1/√6। अगला है हमारे पास 2/√6 और तीसरा है -1/√6। तो ये जो तीनों हमें ये जो मिले हैं x y z, ये मिला के एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर होगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के, और यूनिट था तो वो मॉड से डिवाइड किया। अब एक नोट लिखा है एनसीईआरटी में यहाँ पे, क्या, देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सर अगर ये वेक्टर ना उनके परपेंडिकुलर है, मतलब ये a था और ये b था, तो अगर इनके परपेंडिकुलर ये आया है तो सर क्या ये इनके परपेंडिकुलर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी जो आपका आंसर है उसका रिवर्स भी उसका एक पॉसिबल आंसर है। रिवर्स करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और -1/√6 का आ जाएगा +1/√6, +2/√6 का हो जाएगा -2/√6, -1/√6 का हो जाएगा +1/√6। यानी अगर n कैप उन दोनों के परपेंडिकुलर है तो -n कैप भी उनके परपेंडिकुलर होगा। दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं, करेक्ट, ओके। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 4k, बी दिया हुआ है i माइनस j प्लस k। आपको मैंने अभी अभी बताया था a क्रॉस b करके मॉड लेते हैं, हाफ लगाते हैं तो ट्राइंगल, नहीं लगाते हैं तो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया बताओ क्या आएगा, एरिया कैन बी फाउंड बाय मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला बताओ 3 1 4 1 -1 1, आई कैप के अंदर कितना आया बताओ, 1 + 4
5, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। इनका मॉड कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ये कितना आ गया? 25 प्लस 17 कितना होता है? रूट ऑफ 42, यानी रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स, रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स। ये है हमारे पास एरिया उस पैरेललोग्राम का जो ए और बी वेक्टर से बनेगा। ए की दूसरी कॉपी यहां पे, बी की उधर, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ट्रायंगल पूछा होता तो इसका आधा कर दो, रूट 42/2। ठीक है, तो गाइज ये मेरी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट था आपको शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में वेक्टर और 3D समझाने का। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वेदांतु पंजाब के साथ। अगला जो वन शॉट आने वाला है वो आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शंस या फिर प्रोबेबिलिटी में से कोई सा एक होगा। ठीक है, तो आप जो है वेट करिए, अगला वन शॉट जब आएगा आप उसको भी लगाइए और आपकी बोर्ड की तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share our videos as much as possible. All right, thank you guys.